नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तारा। लास्ट जो अपना जो टॉपिक जो था वो था श्वसन। श्वसन के अंदर जो है थे वो अपन ने पढ़े थे कि भाई श्वसन जो होते हैं वो किसी भी सजीव में होने वाली एक क्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कोई भी जीव जो है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या कौन सी क्रिया करता है? श्वसन क्रिया करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक और एनएरोबिक भी कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, श्वसन का मेन एम जो होता है वो ऊर्जा के लिए होता है। दूसरा, इसके अंदर अपन ने ये पढ़ा कि जो श्वसन जो होते हैं जिनके अंदर अपन ने ऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले जो थी वो ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया जो थी, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया ऐसी है अवायवीय क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन की जरूरत इसके अंदर नहीं होती। यानी अनऑक्सी श्वसन में भी पायरुविक एसिड का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो है रिएक्शन के दौरान या अभिक्रिया के दौरान, जिनको 10 स्टेप के अंदर अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बनता है? एक बीच में जो आती है वो लिंक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर पायरुविक एसिड से बनता था क्या? पायरुविक एसिड से बनता था अपने एसिटाइल को एंजाइम, और एसिटाइल को एंजाइम जो था वो जाता था कहां पे? क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल में जाके सबसे पहला प्रोडक्ट जो था वो सिट्रिक एसिड बनाता था। ठीक है, और इसलिए इसको सिट्रिक साइकिल भी कहा जाता था। ठीक है, और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक जो है साइकिल भी कहा जाता था। ठीक है, और वापस जो है इसके अंदर क्या बनती है? अपने CO2 जो है वो मुक्त होती है और ऊर्जा जो है वो टोटल बनती है। क्रेब्स साइकिल के अंदर अपन ने जो है वो जो देखेंगे तो एक जो है उसमें 12 एटीपी का निर्माण होता था, और टोटल जो अपन ने देखा था तो उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता था। अब अपन चलते हैं कि जो एटीपी का निर्माण होता है वो होता कैसे। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन जो है जो संवहन तंत्र जो होता है, ईटीएस जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके जरिए जो होता है वो होता है। तो चलते हैं अपन ईटीएस की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, यानी कोई भी जो होगा ऑक्सीकरण और अपक्षय होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो कैसा हो जाता है? अपचित हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो होते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा? वो जो अपचित है, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऊर्जा को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। और ये जो साइकिल जो चलती है वो क्या चलती है? ईटीएस में चलती है। ठीक है, तो ऊर्जा का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्रेब्स चक्र के अंत तक पूरा हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण जो होगा वो पूरा कहां पे हो जाता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, परिणाम स्वरूप NADH प्लस FADH2 आदि का निर्माण होता है, जो ऊर्जा के सोर्स होते हैं, आदि का निर्माण होता है। ठीक है, NAD प्लस व FAD का ऑक्सीकरण ETS द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इसका ऑक्सीकरण? क्योंकि ये अपचित है, ये क्या है? अपचित है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये अपचित हो गया, ये भी अपचित हो गया। जो FAD था वो अब FADH2 हो गया, तो अपचित हो गया। इसका वापस का क्या होगा? ETS में इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यानी ETS में क्या होता है? जो NADS है और FAD जो है उनका क्या होता है? उनका जो है वो ऑक्सीकरण होता है, और इसके लिए क्या करते हैं? ये कई सारे ग्राही होते हैं जो चरणबद्ध तरीके से क्या करते हैं? उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उनको ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। श्वसन के अंतिम चरण ETS में इलेक्ट्रॉन का किसी यौगिक से जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी में जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। और किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन का हटना यानी डोनेट करना या त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। श्वसन में होने वाली उपापचय क्रिया में इलेक्ट्रॉन का एक श्रेणीबद्ध तरीके से क्या होता है? जो एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है, और इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहा जाता है। सभी एंजाइम जो बनते हैं इसमें भाग लेने वाले जितने भी एंजाइम जो होंगे वो कहां पे मिलेंगे? वो अपने को पाए जाते हैं कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे कौन होता है? F1 कण होता है, इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो श्वसन में भाग लेने वाले जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो होते हैं F1 जो क्रिस्टी होती है, इनर जो इसकी लेयर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसकी आंतरिक दीवारों पे जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
ठीक है, उनके ऊपर सारे ये जो एंजाइम पाए जाते हैं। ईटीएस घटक को वाहकों को अलग अलग श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, जिनको संकुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको संकुल कहा जाता है। और टोटल कितने संकुल है? 5 संकुल है। कितने संकुल है? 5। पहला संकुल जिसमें एफएन और एफईएस आता था, दूसरे संकुल में एफईएस था, तीसरे संकुल में कौन आता है? साइटोक्रोम बी। और ये जिसमें ये इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर साइटोक्रोम जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो किसका निर्माण होता है? एटीपीज का। संकुल 4 जो है जिसके अंदर साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 होता है, और लास्ट वाला संकुल है जिसमें एटीपी का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन लेके जाता है? वो हो जाता है ऑक्सीजन के पास में। तो अंतिम ग्राही जो होता है, पूछा जा सकता है कि अंतिम ग्राही जो होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या होगा? जो NADPH जो था उसका क्या हो जाएगा? अपक्षय हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? NADH में हो जाता है। ठीक है, यहां से सीधा जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो FMN जो है वो उसको ग्रहण करता है और वो इसको किसको भेजता है? ये पहला संकुल है, ये फर्स्ट संकुल जो है वो ये होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है, और इसको ग्रहण करने वाला सबसे यूबिकॉन होता है। कौन सा होता है? यूबिकॉन। और दूसरा होता है यूबिकॉन S2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ग्रहण किसने किया? यूबिकॉम ने किया। ठीक है, अब यूबिकॉम क्या करेगा? इसको सेकेंड जो संकुल है वहां से भी क्या होगा? जो सक्सिनिक जो है वो फ्यूमरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और या एफएडी जो होगा उसके पास में जाएगा। एफएडी जो है वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को किसमें? वापस यूबिकॉम के पास में जाएगा, और यूबिकॉम जो होगा वापस इसको यूबिकॉम एच एल्कोहल वाला यूबिकॉम, ठीक है, वो इसको भेजेगा। और वापस ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आते हैं? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आता है? साइटोक्रोम बी के अंदर आता है, जो कौन सा संकुल है? जो थर्ड संकुल है। ठीक है, थर्ड संकुल में साइटोक्रोम बी से किस में जाता है? एफईएस में जाता है। ठीक है, एफईएस से साइटोक्रोम 1 में जाता है, और साइटोक्रोम 1 से ये कहाँ पे जाएगा? साइटोक्रोम सी में, और साइटोक्रोम सी के अंदर, अच्छा ये जो होता है साइटोक्रोम सी, ठीक है, ये जो होता है वो कहाँ पे होता है? जिसकी आंतरिक झिल्ली पे होता है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यानी आंतरिक झिल्ली, बाकी सब क्या पे है? बाहर की तरफ है। ये साइटोक्रोम जो है वो कहाँ पे है? अंदर की तरफ होता है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाता है? फोर्थ वाले जो है संकुल में जाता है, जहां पे कौन होते हैं? साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 होता है, और जहां पे जो है कॉपर के आयन होते हैं। कौन से होते हैं? कॉपर केंद्रीय इसमें होता है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेके साइटोक्रोम में भेजता है, साइटोक्रोम से, और कॉपर एंड में जाके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन ग्रहण करता है? इसको ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसको ग्रहण करके जो हाइड्रोजन आयन जो है उससे बना के क्या बना देता है? ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है, अच्छा इसके दौरान क्या होगा? संकुल जो 5 होता है, जिसको बोलते हैं अपन ये संकुल 5, जो क्या करेगा? जो हाइड्रोजन आयन जो थे उनको ग्रहण ये बाहर निकाल के क्या करेगा? एटीपी जो है का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, तो इनके दौरान क्या होते हैं? देखो हाइड्रोजन भी बाहर निकलती है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन में ये क्या बनती है? एक प्रवणता बनती है, पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे हाइड्रोजन का आयनों का क्या होता है? अभिगमन होता है। ठीक है, जो आपके किसमें? प्रकाश संश्लेषण में भी जो है वो उपयोग में आते हैं। तो देखो सबसे पहला है ईटीएस के अंदर 2 सल वाहक होते हैं, साइटोक्रोम सी, और एक होता है यूबिकॉम, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, ईटीएस में NADH प्लस और FADH से इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण एक निश्चित क्रम में होता है। ये क्या होता है? निश्चित क्रम में। सबसे पहला जो है वो क्रेब्स चक्र में बने NADH का NADH में डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदला जाता है? इसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हट जाता है, जैसे ये पहला वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हट गया। क्या है? डीहाइड्रोजिनेज, पहला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे हट गया। हाइड्रोजन हटने क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कौन क्या मुक्त होता है? इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रथम संकुल के घटकों को ग्रहण करते हैं। प्रथम संकुल के घटक जो थे वो कौन थे? ये था FMN और FES। ठीक है, ये दोनों संकुल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं।
संकुल का प्रथम घटक जो होता है वो कौन सा होता है, NADH यूबिकॉम ऑक्सीडोरिटिस, और दूसरा होता है FMN जिसको बोला जाता है फेवी मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे होता है। देखो ये इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, कहां पे होता है, आंतरिक झिल्ली में। और वो जो साइटोक्रोम जो मैंने थर्ड वाला बताया था वो कहां पे होता है, बाहर की तरफ होता है। ये अब है द्वितीय संकुल के अवयव। द्वितीय संकुल में सक्सिनेट यूबिकॉम ऑक्सीडोरिटेक्टेज और FeDH2 व FAD का ऑक्सीकरण से मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो देखो ये जो ये द्वितीय संकुल है, जहां FAD है और FADS है, ये इसको यूबिकॉम और ये इसको ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो द्वितीय संकुल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उनको यूबिकॉम ये ग्रहण कर रहे हैं। FADS का सक्सिनिक अम्ल से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। FAD को कौन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, FAD को जो सक्सिनिक, ये सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरेट जो बनता है तब जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो इसको प्राप्त होते हैं, वो ये ग्रहण करता है, इसको यहां से जाता है इसमें इसमें और फिर जाता है इसको साइटोक्रोम बी के अंदर। तृतीय संकुल के घटक जिसमें साइटोक्रोम बी और C1 को पुनः अपचित यूबिकॉम, पुनः अपचित मतलब जिसमें से क्या हो गया, पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए, से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, ठीक है, थर्ड संकुल जो है, ये थर्ड संकुल में जो साइटोक्रोम बी को जो प्राप्त होते हैं वो किससे होता है, यूबिकॉम, और ये पुनः अपचित हो जाता है, यानी दोनों। ठीक है, ऊपर वाले ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसको देते हैं, ये साइटोक्रोम बी को देते हैं। और फिर किसमें जाता है, सी को। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाह्य सतह से संबंधित चल प्रोटीन जिसमें साइटोक्रोम सी संकुल के तृतीय संकुल में चतुर्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हो जाता है। अब ये जो है वो तृतीय संकुल से साइटोक्रोम सी जो कहां पे होता है, अंदर की बाह्य झिल्ली जो होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर वाले स्पेस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से, साइटोक्रोम सी, कौन सा, साइटोक्रोम सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम सी ये कहां पे होता है, आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ ये होता है, और ये थोड़ा सा आंतरिक झिल्ली के बाहर की तरफ होता है। ये चतुर्थ जो है निर्माण में साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 तथा इसमें कॉपर के आयन होते हैं, कॉपर के केंद्रक होते हैं, केंद्रों में होता है। ठीक है, जो यहाँ पे ये कॉपर, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, और यहां से किस में गया, ये कॉपर के अंदर गया, और यहां से एंड में जो थे वो कहां पे चला जाता है, ऑक्सीजन के पास में चला जाता है। तो देखो ETS में इलेक्ट्रॉन विभिन्न श्रृंखला वाहक से 1 से लगाकर 4 तक, ध्यान रखना 1 से लगाकर 4 तक होते हुए संकुल पंचम में पहुंचता है। ठीक है, और संकुल पे पंचम में ADP से अकार्बनिक फॉस्फेट द्वारा ATP का निर्माण होता है। तो पांचवें संकुल में क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। किसमें होता है, पांचवें संकुल में। ETS में बनने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता की प्रकृति पे निर्भर करती है, कि इलेक्ट्रॉन दाता जो होगा उसकी प्रकृति कौन सी है। ठीक है, NADH के एक अणु से इससे कितने, 3 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, और FAD से है, FADH2 से कितने, 2 ATP का निर्माण होता है, जो आपको पहले भी बात बोली हुई है। ठीक है, ETS में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। अंतिम ग्राही जो है वो कौन है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ये इससे वाटर से भी क्रिया करके, सॉरी हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, वाटर का निर्माण या जल का निर्माण करता है। ठीक है, ETS में ऑक्सीजन की उपस्थिति फॉस्फोरीकरण के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीफॉस्फोरीकरण होता है। और आपको बताया था ऑक्सीफॉस्फोरीकरण में किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होता है जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, यानी प्रथम संकुल से होता हुआ द्वितीय संकुल में। ठीक है, और द्वितीय संकुल से भी कहां पे जाएगा, ये साइटोक्रोम यूबिकॉम जो होता है वो ग्राही होता है। ठीक है, उनके पास में जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब ट्रांसफर होते हैं तो साइटोक्रोम बी से जब जाते हैं, साइटोक्रोम में जाते हैं, तो साइटोक्रोम में क्या होता है, ATP का निर्माण होते हैं। ठीक है, और ये संकुल जो है 5 जो है ये ATP का सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, संकुल 5 क्या कहलाता है, ATP का सिंथेसिस करता है। अंतिम जब घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन जो होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में पहुंचता है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाता है, और इसी दौरान क्या बनती है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है,
अब एटीपी का निर्माण किस प्रकार होता है वो देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एटीपी संश्लेषण का रासायनिक परासरणीय सिद्धांत। अब एटीपी बनते कैसे, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, एटीपी का विघटन होने पर अधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है। मतलब एटीपी, अगर एटीपी से क्या बनता है, एडीपी बनता है। क्या बनता है, एडीपी। इसका मतलब ऊर्जा क्या हो गई, इसमें से निकल गई, ऊर्जा क्या होगी, वह होगी। ठीक है, तो एडीपी बनता है और प्लस क्या निकलता है, फॉस्फेट निकलता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट है। अब दो है, एडीपी के अंदर कितने हैं, डाइफॉस्फेट है। कितने हैं, एडीपी के अंदर डाइफॉस्फेट है। ठीक है, दो फॉस्फेट होते हैं। अतः एटीपी को कोशिका में सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा या यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी बोला जाता है। यानी एनर्जी की करेंसी किसको बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। एडीपी से एटीपी अणु के निर्माण की क्रिया को फॉस्फोरीकरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फॉस्फोरीकरण। ठीक है, ये आपको पहले भी बोला हुआ, फॉस्फोरीकरण आते ही मतलब समझ जाना कि वहां पे किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकीय फॉस्फोरीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण में भी अपन ने देखा था कि एटीपी का निर्माण होता था, कि क्रिया में उपस्थित एटीपी का निर्माण होता है तो उसको प्रकाशीय फॉस्फोरीकरण कहा जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है, पीटर मिशेल ने 1961 में ऑक्सीकीय व प्रकाशीय फॉस्फोरीकरण प्रक्रिया में एटीपी के संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण ईटीएस की क्रियाविधि को एक सिद्धांत पे आधारित समझाया, जिसे कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार धनावेशित प्रोटॉन H+ हाइड्रोजन आयंस का माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक व जीवाणु की झिल्ली के आर पार गमन श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, वाले इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा नियंत्रित होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का प्रवाह कैसे होगा, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम ज्यादा होने के, जैसे हरितलवक में देखा था कि हरितलवक के अंदर क्या होता था कि जब NADPH2 बनता था थैलेकॉइड के बाहर, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को जो है स्ट्रोमा में से यूज में लेता था। तो अंदर जो है जब जल का विघटन होता था तो क्या बनता था, जल के विघटन से क्या बनती थी, हाइड्रोजन बनती थी, और वो हाइड्रोजन जो होती है थैलेकॉइड में क्या होती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके लिए CF0 और CF1 जो थे वो पार्टिकल सक्रिय हो जाते हैं। जब क्या हो जाता है, जब उस थैलेकॉइड के अंदर जो है वो क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो थैलेकॉइड के अंदर जो CF0 और CF1 जो झिल्ली पे मिलते हैं, ठीक है, वो सक्रिय हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालते हैं, जिससे वापस क्या होती है, कंसंट्रेशन बैलेंस होती है। इलेक्ट्रॉन के इस प्रवाह के कारण झिल्ली के दोनों ओर विद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता क्या बन जाती है, प्रोटॉन प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। यानी जो है वो आयन जो होती है वो कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। किसके कारण हो जाते हैं, ये विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। देखो, विद्युत प्रवणता के दो प्रमुख घटक, पहली है झिल्ली के आर पार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, दूसरा अथवा पीएच में अंतर। पीएच में भी अंतर होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब अलग अलग होगी, जहां हाइड्रोजन आयन जब अगर अधिक है तो पीएच कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन अगर कम है तो पीएच कैसा होगा, अधिक होगा। पीएच कैसा होगा, अधिक होगा, यानी वो अम्लीय होंगे। दूसरा है झिल्ली के आर पार विद्युत विभव में अंतर कितना है। उपरोक्त दोनों घटक जो है परस्पर मिलकर
मोटिव बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटॉन मूव करते हैं। इस बल के कारण प्रोटॉन सांद्रता प्रवणता के अनुरूप क्या करते हैं, गति करते हैं अंदर। ठीक है, एडीपी व अकार्बनिक फॉस्फेट एंजाइम होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, फिर एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और मिशेल को इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन आयन जब मूव होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां से, उनका प्रवाह ईटीएस में कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से हाइड्रोजन आयन जो बनते हैं, वो हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो प्रोटॉन की सांद्रता में क्या आएगा, अंतर आएगा, और वही क्या कहलाता है, जिससे बल क्रिएट होगा, जिससे हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, मूव करेंगे। और उस समय क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस जो एंजाइम जो होता है, एटीपेज एंजाइम जो होता है, वो किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादन मिशेल ने किया था। 1978 में रसायन शास्त्र को नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया था इसको, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये होती है प्रासंगिक सिद्धांत। प्रासंगिक मतलब हाई कंसंट्रेशन, सांद्रता में अंतर। अब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे इसको अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसको किण्वन कहा जाता है। यानी इसके अंदर दो तरह के अपने प्रोसेस जो पढ़े थे, जिसमें मेन जो था अपन ने लैक्टिक एसिड वाला पढ़ा था, और दूसरा जो था अपन ने जो है एल्कोहलिक वाला पढ़ा था। ठीक है, तो देखो O2 की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखना, अपूर्ण विघटन होता है या आंशिक विघटन होता है। ठीक है, जिससे अनोक्सी श्वसन कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इस प्रोसेस को बोला जाता है किण्वन। किण्वन को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। जीवाणुओं में ये क्रिया होती है कवकों में होने वाले अनोक्सी श्वसन, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 गैस तो बनती है, तथा क्या बनता है, मेन इसके अंदर अल्कोहल बनता है, और उसी को क्या बोला जाता है, किण्वन बोला जाता है। किण्वन क्रिया कोशिका द्रव में संपादित होती है। क्या होती है, कोशिका द्रव के अंदर होती है। इस क्रिया में अल्कोहल के साथ साथ कभी कभी अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड और साइट्रिक एसिड जैसे अम्लों का भी निर्माण होता है। ठीक है, कॉस्टिवेस ने किण्वन में अनोक्सी श्वसन की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, कॉस्टिवेस ने। ठीक है, पाचन ने 1857 में, ठीक है, सिद्ध किया कि अल्कोहलिक किण्वन ईस्ट कोशिकाओं द्वारा होता है, कि में उपापचयी क्रिया द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, उपापचयी क्रिया द्वारा होता है। किण्वन क्रिया ईस्ट की कोशिकाओं में होती है, तथा ईस्ट कोशिकाओं में कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज नामक एंजाइम मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ईस्ट की कोशिका में कौन सा मिलता है, जाइमेज। और वो जो है वो किसको, इस पायरुविक एसिड को किसमें बदलता है, वो किसमें बदलता है, इसको अल्कोहल के अंदर बदलता है। ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम, ठीक है, को 1957 में बुकनर ने पृथक किया, और यह एंजाइम जीवित कोशिकाओं में अनुपस्थित में किण्वन करने में अक्षम होते हैं। ठीक है, किण्वन करने में सक्षम होते हैं। यह एंजाइम जीवित कोशिकाओं में की अनुपस्थिति में भी किण्वन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम किसमें था, ईस्ट के अंदर। ठीक है, और ईस्ट के अंदर इसको किसने अलग किया था, बुकनर ने इसको अलग किया था। अब किण्वन के प्रकार कौन कौन से, पहला है अल्कोहलिक किण्वन होता है। कौन सा होता है, अल्कोहलिक, जैसे फलों के रस, शर्करा का घोल, ईस्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। किण्वन कैसा, अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें पायरुविक अम्ल से क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं। ये पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, और पायरुविक एसिड में डी कार्बोक्सिलेन होता है, मतलब क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलेगी, ये CO2 बाहर निकलती है, और क्या बनता है, एसिड एल्डिहाइड होता है। यानी ये जो होता है वो दो चरणों में होता है। पहले तो बनता है एल्डिहाइड, और फिर जो है एल्डिहाइड का क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेज होता है। और डीहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, जो NADP जो था वो उपयोग में आता है, NADH2
ठीक है, और NADH2 जो है वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का। तो पहले तो बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनता है अल्कोहल, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो एसिड है उसका सबसे पहला जो चरण होता है, प्रथम चरण में किसका, एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर एसिड एल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, वो जो है NADH2 का डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, होने के कारण क्या बनता है, यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 2 चरणों में अल्कोहलिक पूरा होता है। फिर होता है ये आपको, ये तो कल भी बताया था आपको, नेक्स्ट जो क्लास जो थी, लैक्टिक एसिड, जो आपको कोलेस्ट्रिडियम लैक्टोबैसिलस जीवाणु मांसपेशियों के अंदर अपन ने, ठीक है, जिससे आते हैं क्या, क्रैम्प आते हैं, ठीक है, क्रैम्प आते हैं जब अपन जैसे खेलते, ज्यादा खेल लिए, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हाथ में पैर में दर्द होता है, तो वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुविक एसिड जो था वो NADH2 के कारण, ठीक है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण किसका निर्माण करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। और ये क्रिया जो होती है वो किसमें, कोलेस्ट्रिडियम लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु और मांसपेशियों के अंदर ये होता है। दूसरा है एसिटिक एसिड का किण्वन। इस प्रकार का किण्वन ये कौन करता है, एसिटोबैक्टर एससीआई, ठीक है, नामक जीवाणु में होता है, जो पायरुविक अम्ल को किसमें बदलता है, पहले तो बनता है एल्डिहाइड में, जिसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, और फिर एसिड एल्डिहाइड का किसमें बदल जाता है, एसिटिक अम्ल में। ये बन गया क्या, एसिटिक का अम्लों में बदल जाता है। एक होता है ब्यूटेरिक एसिड किण्वन, जिसमें मक्खन में जीवाणुओं द्वारा, जीवाणु होते हैं जिसके द्वारा मक्खन में खट्टा हो जाता है, कैसा हो जाता है, खट्टा, ठीक है। और किण्वन में बेसिलस ब्यूटारिकस और कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटारिकस जीवाणु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल में सबसे पहले बनता है एसिटिक एसिड बनता है, और दूसरा जो होता है फिर आगे चल के ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अनोक्सी श्वसन किण्वन की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण से केवल 2 ATP बनते हैं, ध्यान रखना। और उसमें कितने बनते थे अपने, 38 ATP बनते थे। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में जो 8 ATP बने थे उसमें से 6 ATP अणु जो है वो किससे आते थे, इससे आते। तो 8 में से 6 के पीछे कितने बचे, 2। और दोनों NADPH2 जो है वो यहाँ पे ये उपयोग में आ गए, ठीक है, ये यहाँ पे उपयोग में आ रहा है और ये यहाँ पे उपयोग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों अणु जो है वो यहाँ पे उपयोग में आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों अणु उपयोग में आते हैं, 6 ATP तो कैंसिल हो गए, तो पीछे जो बचे वो कितने बचे अपने पास में। तो नेट जो अणु का लाभ होता है वो कितना होता है, तो अनएरोबिक अनोक्सी श्वसन में 2 ATP का लाभ होता है। मेन जो है इसमें लैक्टिक एसिड किण्वन है और अल्कोहलिक किण्वन है। अब शर्करा के कुछ अन्य भी क्या होते हैं, पद होते हैं जिसके अंदर शर्करा क्या हो जाती है, टूटती है, ठीक है। तो पहला जो पद है उसको बोला जाता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ, जिसको बोला जाता है पेंटोफॉस्फेट, ठीक है, हेक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे, जिसको HMP, ठीक है, या बोला जाता है क्या, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी PPP, ठीक है, PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या दूसरा होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे HMP, और दूसरा होता है PPP। पेंटोज फॉस्फेट पथ श्वसन क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का एक वैकल्पिक पथ है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के अलावा एक ऐसा पद है जिसमें क्या हो जाता है, जो हेक्सो शुगर जो होती है वो क्या होती है, टूटती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में हेक्सो जो शर्करा होती है ग्लूकोज वाली का विघटन एक मध्यवर्ती 5 कार्बन वाले क्या होती है, शर्करा द्वारा होता है, ठीक है। इस कारण इसे पेंटोफॉस्फेट पथ भी कहा जाता है, पेंटो, ठीक है। क्यों, क्योंकि कितने 5 कार्बन वाला मध्यवर्ती कार्बन बनता है। उसमें क्या बनता था, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला बनता था, इसमें कितना बन रहा है, 5 कार्बन वाला बन रहा है।
इस पद का सर्वप्रथम अध्ययन वॉलबर्ग और डिकिंस ने किया था। कितने 1938 में किया था। किसने? वॉलबर्ग और डिकिंस में। ये एक वैकल्पिक है। कैसा है? वैकल्पिक है। यानी कुछ में क्या होता है कि भाई वैकल्पिक में जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स है, अल्टरनेटिव जो है वे है, पाथवे है, जिसमें एक्सोसुकर जो होती है वो 3 कार्बन वाली शर्करा ना बना के कितनी 5 कार्बन वाली शर्करा में विघटित हो जाती है। ठीक है, जो मध्यवर्ती उसका जो होता है वो कितना होता है? 5 कार्बन वाला होता है। रेकर 1954 में उसके सहयोगी ने इस पद के विभिन्न अभिक्रियाओं को विस्तृत अध्ययन किया था। इस पद को हेक्सोमोनोफॉस्फेट सल्ट या HMS या फॉस्फोग्लू ग्लूकोनेट पद भी कहा जाता है। ठीक है, हेक्सोमोनोफॉस्फेट या इसको ग्लूकोनेट पद भी कहा जाता है। यह पद परिपक्व पादपों की कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। कहां पे होता है ये क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन कोशिका द्रव्य के अंदर ये संपन्न होती है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जो है वो पद होता है। अब देखो कौन कौन से। पहला है ग्लूकोज का फॉस्फोरीकरण होता है। तो सर्वप्रथम ग्लूकोज का एक अणु में हेक्सोकाइनेज एंजाइम, कौन सा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी बनता है, से क्रिया करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। तो देखो ये ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे 6 अणु होते हैं और ये जो है 6 अणु जो है एटीपी के, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और 6 एडीपी में बदल जाता है। दूसरा होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का तत्काल ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण ग्लूकोनिक अम्ल में होता है। इस क्रिया को में NADP व NADPH में बदलता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, H2O और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, और जिससे क्या बनता है? फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है? फॉस्फो। और इसमें क्या होता है? 6 जो है NADP से क्या बनते हैं? 6 NADPH2 बनता है। यानी वापस क्या बन गया? NADPH2 ऊर्जा बन रही है। फिर है फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण। जो फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल है उसका ऑक्सीकरण होता है। फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का डीकार्बोक्सीकरण। डीकार्बोक्सीकरण का मतलब क्या होगा कि इसमें से CO2 बाहर निकलेगी। डीकार्बोक्सीकरण में क्या होती है? CO2 अणु क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, और राइबोलोज क्या बनता है? फॉस्फेट बनती है। और राइबोलोज में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब में 6 से अणु है, एक एक। ठीक है, इसमें भी 6 अणु है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितने? 5 अणु हो जाएंगे, 5 कार्बन वाले। यानी राइबोलोज शर्करा आपने पढ़ा भी है पहले कि राइबोलोज जो होती है वो 5 कार्बन, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाने के कारण। ठीक है, तो ये होती है अतिरिक्त पाथवे, जिसमें आप देखो कितने कार्बन वाला बना? 5 कार्बन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसको हेक्सो मोनोफॉस्फेट परिवर्तन, मतलब हेक्सो का जो है वो टूटता है और इसमें दूसरा इसको बोलते हैं पेंटोफॉस्फेट, क्योंकि क्या बनता है? पेंटो, 5 कार्बन वाली शर्करा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो 5 कार्बन वाली शर्करा का क्या हो रहा है? निर्माण होता है। ये अतिरिक्त क्या होता है? इसका वे होता है। नेक्स्ट है राइबोलोज 5 फॉस्फेट कई क्रमांगत समावयी अभिक्रियाओं द्वारा फॉस्फोरीकृत का मध्यवर्ती उत्पाद होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली CO2 अणु के साथ NADH2 बनते हैं। CO2 भी बनता है और क्या बनते हैं? NADH2। सूखी ग्लूकोज अणु 6 कार्बन परमाणु होता है और इसके पूर्ण विघटन में 6 CO2 अणु के साथ साथ 12 NADPH बनते हैं। ठीक है, और 12 NADPH जो है ETS तंत्र में जाके कितने? 36 ATP बनाएंगे, क्योंकि एक से बनता है 3 और 3 इंटू हो गए 12 और 12 36 क्या बनेंगे? ATP बनेंगे। इस पथ में बनने वाले राइबोलोज फॉस्फेट से विभिन्न DNA, RNA, ATP, FAD और कोएंजाइम का संश्लेषण भी होता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? DNA, RNA, ATP आदि
ठीक है, विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। एक दूसरा पथवे है जिसको बोलते हैं एंटेनर ड्यूरोडोरॉफ पथवे, जिसको एंटर ड्यूरोडोरॉफ पाथवे भी बोला जाता है। इसका अध्ययन सबसे पहले स्यूडोमोनास, ठीक है, जीवाणुओं में, तथा ये परिपथ केवल कुछ जीवाणुओं में ही होता है। इस पथ में शर्करा का पायरुविक अम्ल तक विघटन प्रक्रम प्रकट होता है, और इस पथ में बनने वाला मध्यवर्ती पदार्थ जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले पदार्थ से थोड़ा सा क्या होता है, भिन्न होता है। इसमें जो दूसरा जो है वो क्या है, एंटर ड्यूरोफ पाथवे, जिसके अंदर क्या होता है, जो किसमें स्यूडोमोनास जो था जीवाणु के अंदर इसको खोजा गया था, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इसमें अंदर भी क्या होता है, पायरुविक अम्ल, शर्करा का पायरुविक अम्ल तक का विघटन प्रक्रम प्रकट होता है, ठीक है। और इसमें मध्यवर्ती पदार्थ जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले जो मध्यवर्ती जो पदार्थ बनते हैं ना, वो थोड़े से इसमें क्या होता है, अलग होते हैं। अब है श्वसन क्रिया दरों में अंतर संबंध, ठीक है, क्या होता है, अंतर संबंध। देखो अंतर संबंध में ये वसा अगर सिंपल फॉर्म जो होती है वो वसा अम्ल में होती है, प्लस ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर टूटता है तो इसकी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होती है, ठीक है। और प्रोटीन टूटता है तो उसकी फॉर्म क्या होती है, एमिनो एसिड होती है, ठीक है। वसा और ग्लिसरॉल का क्या होता है, डिहाइड्रोक्सिल फॉस्फेट में बदलते हैं, और ये आगे चल के वापस किसमें बदल जाता है, पायरुविक अम्ल के अंदर बदल जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का क्या होता है, सीधा पायरुविक अम्ल में बदलता है। एमिनो एसिड में भी क्या होगा, पायरुविक अम्ल में चेंज होगा। पायरुविक अम्ल कहा जाएगा, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में जाता है, किसमें जाता है, क्रेब्स चक्र में जाता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र में ये चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, NADPH FADH2, ठीक है, ये बनते हैं, और इसमें कहा जाता है ये ATP में ETS में जाएंगे, और ETS से क्या होता है, यानी सबका जो मेन जो है वो क्या है, पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो है वो बनते हैं। श्वसन क्रिया में क्रियादर पर होने वाले सबसे वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विघटित हो जाता है, ठीक है, तथा वसीय अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। अच्छा, ग्लिसरॉल पहले फॉस्फोग्लिस एल्डिहाइड PGL में परिवर्तित होता है, होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन में क्रियादर जो होते हैं प्रोटीन एंजाइम द्वारा विघटित होता है, और क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं। ये एंजाइम है, ये इसको सिंपल फॉर्म है, और बनाकर श्वसन पथ में क्या करता है, ये प्रवेश करते हैं एमिनो एसिड। वसीय अम्ल जब क्रियादर के रूप में प्रयोग आते हैं तो श्वसन पथ का उपयोग के रूप में एसिटाइल कोएंजाइम में विघटित हो जाते हैं। किसमें, जब श्वसन पथ में वसीय अम्ल काम में आएंगे तब ये किसमें हो जाते हैं विघटित, एसिटाइल कोएंजाइम में। जब जीवधारियों में वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ में एसिटाइल कोएंजाइम अलग हो जाता है, ठीक है। अब संश्लेषण कोई बनाना है तब वो क्या हो जाता है, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसलिए वसा अम्ल का संश्लेषण तथा विघटन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग लिया जाता है, किसका, श्वसन पथ का। इस प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण एवं विघटन के दौरान में भी क्या बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं, ठीक है। और एमिनो एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। अब श्वसन में उभयचर क्रिया, सजीवों में कार्बनिक अम्ल के विघटन में को अपचयन कैटाबॉलिक एवं संश्लेषण को एनाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। यानी उभयचर, यानी ये दोनों होंगे, अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा, अपचयन एवं उपचयन दोनों होते हैं। ये एम कैसा है, श्वसन दोनों होते हैं, इसमें टूटता भी है और बनते भी है, तो इनको उभयचर या एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। अब श्वसन गुणांक क्या होते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया में निर्मुक्त ऑक्सीजन कितनी निर्मुक्त हुई, और सॉरी CO2 और ऑक्सीजन कितनी प्रयुक्त हुई, उपयोग में आई, इन दोनों का आयतन का अनुपात को क्या बोलेंगे, RQ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। श्वसन गुणांक बोलता जाता है श्वसन निर्मुक्त में ऑक्सीजन और प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के आधार पर। RQ का मान क्रियाधार पर निर्भर करता है कि क्रियाधार कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, कौन सा है, ठीक है। इनमें मान निम्न प्रकार है, सपोज मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार है, ठीक है, तो श्वसन क्रिया में देखो C6H12 ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, 6,
तो 6 ऑक्सीजन। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? 6। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में आ रही है, सॉरी निकल रही है, और 6 CO ऑक्सीजन जो है वो क्या आ रही है? उपयोग में आ रही है। तो इनका जो RQ जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान कितना? सदैव इकाई होता है, इकाई मतलब 1 होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी CO ऑक्सीजन काम में आती है उतनी की उतनी CO2 क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक है, तो दोनों ये कैसे होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा वसा के लिए देखें तो RQ का मान सदैव इकाई से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वसीय अम्ल पदार्थों में कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः ऑक्सीकरण हेतु अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तेलीय बीजों में जैसे मूंगफली, कपास, सरसों आदि बीजों में अंकुरण के समय श्वसन क्रिया में वसा क्रियादार होता है। जब अंकुरित होते हैं बीज तो उसमें कौन सा होता है? वसा होती है। जैसे ये जो है टाइपोमिटिन जो है वसीय अम्ल है, जिसमें कितने 145 ऑक्सीजन आ रही है, 102 CO2 बाहर निकलती है, और 98 क्या है इसके अंदर? H2 बाहर निकलती है। 102 CO2 है और ये कितनी है? ऑक्सीजन है। तो इसका कितना आता है? 0.7। ठीक है, यानी इसका इकाई से क्या रहता है? इनका कम रहता है। प्रोटीन के लिए RQ का मान सदैव इकाई से कम रहता है, क्योंकि इनमें कार्बनी हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम आती है। ऑक्सीकरण हेतु अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए मनुष्य में जब व्रत करता है, निहार के समय प्रोटीन क्रियाधार के रूप में काम में आने लगते हैं। ठीक है, जैसे जब अपन क्या करते हैं? व्रत वगैरह होता है, उपवास वगैरह करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होता है और उसकी जगह फिर कौन क्रियाधार होता है? वो होता है प्रोटीन। ठीक है, इस स्थिति में लंबे समय तक रहने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी। फिर कार्बनिक अम्ल से, कार्बनिक अम्लों से जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है में RQ का मान सदैव इकाई से अधिक होता है। कितना होता है? इकाई से अधिक होता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप ऑक्सीकरण हेतु कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 जो है ऑक्सीजन है, 4 क्या निकल रही है? CO2 निकल रही है। ठीक है, तो 4/3। ठीक है, तो क्या होगा? 1.33। तो इनका RQ का मान जो होता है वो कितना होता है? इकाई से ज्यादा होता है। मास्लोविद जो पादप होते हैं, मास्लोविद पादप जैसे नागफनी है, रात्रि के समय श्वसन क्रिया में जो है वो क्या? CO2 गैस को नहीं बनती है, क्योंकि ग्लूकोज में अपूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बनिक अम्ल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कार्बनिक अम्ल। तो ये हो गया। और कार्बनिक अम्ल में कौन सा बन गया? मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल में अभी देखो ऑक्सीजन तो CO2 तो कितनी है? बिल्कुल 0 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। तो इसका जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसका RQ का मान कितना होता है? मास्लोविद पादप के अंदर RQ का मान कितना होता है? 0 होता है। अनोक्सी श्वसन है, अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का क्या होगा? अभाव होगा, बिल्कुल प्रयुक्त नहीं आती है। CO2 निकलती है, RQ का मान जो होगा, RQ का मान, ठीक है, CO2 तो निकल रही है लेकिन RQ का मान जो होगा 2, और यहाँ पे कितना है? ये 0 है। ठीक है, तो RQ का मान कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो RQ का मान जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। ठीक है, वसा अम्ल का एक अणु से अधिकतम ऊर्जा व कार्बनिक अम्ल के एक वायवीय अवायवीय श्वसन से बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होगा। ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। RQ का मान जितना अधिक होगा, ठीक है, तो अनोक्सी श्वसन में देखो मान बिल्कुल अनंत पे है। ठीक है, लेकिन इसमें ऊर्जा का निर्माण बहुत ही कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखें कार्बनिक वसा में, ठीक है, क्या है? इसका मान जो क्या है? बहुत कम है, इकाई से भी कम है, इसलिए इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अब श्वसन को क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, पहली बात, श्वसन जो होगा वो उन कोशिकाओं में ज्यादा होता है जहां पे विभजोतक उत्तक पाए जाते हैं। यानी विभजोतक कोशिकाओं में श्वसन की दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, कि विभाजन करना होता है। ठीक है, और ऊर्जा की जरूरत वही होती है ज्यादा। श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारक जैसे बाह्य कारक है और आंतरिक कारक है। पहला है बाह्य कारक में पर्यावरणीय कारक। बाहर वाले कौन से कारक है जो श्वसन को प्रभावित करते हैं? तो पहला है तापमान, टेम्परेचर। तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के ताप के मध्य
ताप के बढ़ाने से श्वसन दर भी क्या होती है, बढ़ती है। इनके मध्य में 0 से लगाकर अगर अपन ताप को बढ़ाते हैं तो श्वसन दर में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, लेकिन अधिक ताप करने पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। विकृत मतलब खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, या काम करना बंद कर देंगे। श्वसन दर कम होने लगती है। वॉन्टॉम के नियम के अनुसार अगर 5 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के मध्य प्रत्येक 10 डिग्री तापमान पे बढ़ाने पर श्वसन दर कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मतलब 0.5 से लगाकर अगर प्रत्येक में 10 डिग्री अपन बढ़ाते हैं तो क्या हो गया, दुगनी होती है। लेकिन निम्न तापकरण पर श्वसन दर क्या होगी, कम होती है, निष्क्रिय। एंजाइम कैसे होते हैं, निम्न ताप पे एंजाइम कैसे होंगे, निष्क्रिय होंगे। कैसे होंगे, निष्क्रिय। इसका मतलब श्वसन दर क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यही कारण है कि शीत गृह में जब फलों को अपन रखते हैं, सब्जियों को रखते हैं, तो वो खराब नहीं होती कई दिनों तक, क्योंकि वो सड़ती नहीं है, क्योंकि श्वसन उसमें नहीं होता है, श्वसन उनमें नहीं होता है, इसलिए वो खराब नहीं होती है। दूसरा है ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन की पर्याप्त सांद्रता श्वसन दर को बढ़ाती है, लेकिन ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा श्वसन एंजाइम को क्या करती है, संबंधन कर देती है, यानी कम कर देती है। यानी ज्यादा चीज कोई भी होती है वो क्या होती है, बुरी होती है। यदि श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण होते हैं, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अंतिम उत्पाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो अभी पहले भी बताया था, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है श्वसन क्रिया में, वो कौन होता है, ऑक्सीजन होती है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो वायवीय अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। जब ऑक्सीजन की सांद्रता शून्य हो जाती है तब केवल कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें श्वसन गुणांक जो होता है उसका मान कितना होता है, अभी देखा था कितना होता है, अनंत पर होता है। नेक्स्ट है जल। जीवों में जितनी भी क्रियाएं जो होती है, उपापचय क्रिया जो होती है, वो उसका माध्यम जो होता है वो क्या होता है, जल होता है। ठीक है, पापों में एंजाइमों के सक्रियण के लिए, गैसों के विसरण के लिए, परिवहन तंत्र के लिए जल की प्रमुख भूमिका होती है। जल की मात्रा बढ़ने पर श्वसन क्या होती है, बढ़ती है। सूखे हुए बीजों में पानी में भिगोने पर उनके एंजाइम क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाएंगे। आपने देखा बीजों को अपन पानी में भिगोते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बीजों में श्वसन दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जल की कमी होने पर श्वसन दर क्या हो जाती है, कमी। अतः सूखे फल बीजों को लंबे समय तक अपन भंडारित रख सकते हैं। बीजों को सूखा के अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, भंडारित कर सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, अपन स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन दर को प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा का निर्माण करते हैं, जिससे शर्करा की सांद्रता बढ़ने पर श्वसन दर भी क्या होती है, अगर कोई शर्करा बढ़ेगी, खाना बढ़ेगा, तो खाना टूटने वाले भी प्रोसेस भी ज्यादा होगा। प्रकाश की तीव्रता जो है वो ताप पर में वृद्धि होती है, तब श्वसन दर बढ़ती है। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कि गैसों का विनिमय श्वसन के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश का श्वसन पे कोई प्रभाव नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, यानी रंध्रों को बंद करते हैं। ठीक है, शर्करा की सांद्रता बढ़ाते हैं। CO2, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी है, 0.03 है। से अधिक हो जाने पे श्वसन की दर को क्या कर देगी, घटा देगी। ठीक है, बीजों के अंकुरण व पादप की वृद्धि में CO2 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हित ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था, ये साइंटिस्ट था, कि CO2 की अधिकता अगर होती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं। कैसे होते हैं, बंद होते हैं। रंध्र कैसे होते हैं, बंद। और ऑक्सीजन का अभाव होता है तो श्वसन दर में भी क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, तो CO2 अगर ज्यादा है तो रंध्र बंद रहेंगे, ऑक्सीजन का अभाव है तो भी रंध्र जो है वो क्या होती है, श्वसन दर क्या होगी, कम होगी। अब आंतरिक कारक। श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक जो होते हैं वो कोशिका जो है, जीव द्रव्य है, श्वसन है। तो जीव द्रव्य में क्या है, जीव द्रव्य की सक्रियता कोशिका की उम्र के साथ साथ में कम हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पादप की हो या अपनी हो, वैसे वैसे जीव द्रव्य की जो है वो सक्रियता कम होने लगती है। यही कारण है कि विभजोत कोशिकाओं में जीव द्रव्य अधिक सक्रिय होने के कारण इस भाग में श्वसन गति तेज होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया दर कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है आदि शर्करा अणु कोशिकीय श्वसन के लिए प्रमुख क्रियादर होते हैं, जिनका
तीव्रता से प्रयोग होता है, लेकिन इन पदार्थों की एक सीमा तक सांद्रता बढ़ाने पर श्वसन दर बढ़ती है। मतलब सीमा, कोई भी मैंने कहा था अति आपको बुराई होगी, ठीक है। स्टार्च वसा श्वसनदार के रूप में काम में आने से पहले उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, होने आवश्यक है, जिसके कारण श्वसन क्रिया देर से शुरू होती है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए भोजन में स्टार्च, चावल, चपाती, आलू, वसा में घी, तेल की अधिकता रहती है, अतः रोगी व्यक्तियों को सीधे ही ग्लूकोज दिया जाता है। अपन जैसे जो होते हैं ना, अपन खाते तो, और रोगी व्यक्ति को सीधा क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। डायरेक्ट ग्लूकोज जाएगा और डायरेक्ट वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होकर जल्दी से जल्दी क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। कोशिकाओं की आयु, तरुण कोशिकाओं में श्वसन दर सीधी सी बात है अधिक होगी। प्रौढ़ और वर्ध में क्या होगी, क्रमशः कम होगी। घाव और सती, जैसे घाव होगी है तो सीधी घाव को हो जाने पे शर्करा की मात्रा में वृद्धि होगी, और उस स्थान पे कोशिका विभाजन करना है तो सीधी सी बात है श्वसन दर वहां पे क्या होगी, तेज होगी। रासायनिक जैव पदार्थ, इथाइलिन गैस साधारणतः ताप में श्वसन क्रिया की दर को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। इसी प्रकार वृद्धि हार्मोन जैसे होते हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, और पौधे पे छिड़कने पर श्वसन दर की क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल अधिक मात्रा में होने पर विषाला प्रभाव पड़ता है। और साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पदार्थ श्वसनीय एंजाइमों के साथ में जुड़ के उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, और जिससे श्वसन दर क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, ठीक है। तो ये थी अपने श्वसन के संबंधित जानकारी, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने ईटीएस पढ़ा, ईटीएस में फिर अपन ने पराश्रयी दाब पढ़ा, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था ये क्रिया दर में आपस में जो है वो कैसे संबंधित होते हैं, यानी तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है, ठीक है, जो है वसा अम्ल जो है वो वसा अम्ल ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं, जिनका डीहाइड्रोक्सीकरण होता है, जिसके कारण क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम, और ग्लूकोज वाला तो था ही था। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम कहा जाता है, वो जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये है श्वसन के बारे में, ठीक है। तो आशा है आपको क्लास में समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप उनमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसकी जानकारी ले सकते हो। ये अपनी एनसीईआरटी वाली बुक है 6 से 10वीं तक, जिसमें सारा साइंस का जो है समरी, पूरा सार जो है उनके एमसीक्यू यहाँ पे अपने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।